आज की क्लास में आपको खनिज आधारित उद्योग के बारे में बताया जाएगा। बच्चों, आपको पहले बताया गया था कि वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग। तो आप आज लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में विस्तार से जानेंगे। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इसको बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। आधारभूत क्यों? क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग के सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इसलिए लोहा और इस्पात उद्योग को बेसिक इंडस्ट्रीज या आधारभूत उद्योग कहते हैं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना भी माना जाता है। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। और लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है। आपको बताया गया कि यह एक आधारभूत उद्योग है, तो यह एक भारी उद्योग भी है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की भी आवश्यकता होती है। यानी इसकी ढुलाई, चाहे उत्पादन केंद्रों से उद्योगों तक की ढुलाई की बात की जाए या उद्योगों से बनी वस्तुओं की बाजार तक या अन्य उद्योगों तक ढुलाई की बात की जाए, दोनों में परिवहन लागत की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4, 2 और 1 का होता है। यानी यदि इस्पात बनाना है तो लौह अयस्क की मात्रा यदि 4 टन है, एक उदाहरण के लिए आपको बताया जा रहा है कि यदि लौह अयस्क का इस्तेमाल 4 टन होता है तो कोकिंग कोल का इस्तेमाल 2 टन होगा और चूना पत्थर 1 टन होगा। तो 4, 2 और 1 के अनुपात का प्रयोग इस उद्योग में होता है। तो इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। और इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि यह उद्योग चूँकि भारी और स्थूल होते हैं, इसमें प्रयुक्त होने वाला माल भारी और स्थूल होता है। अब देखिए, लौह अयस्क है वो भी भारी है, कोकिंग कोल है वो भी भारी है, चूना पत्थर है वह भी भारी होता है। तो इसमें चूँकि भारी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है और भारी वस्तुओं का उत्पादन भी होता है, इसलिए निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की भी आवश्यकता होती है। अब थोड़ा उत्पादन की भी बात कर लेते हैं कि वर्ष 2018 में भारत में 106.5 मिलियन टन इस्पात का निर्माण हुआ था और इसके साथ ही भारत संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में
दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन होगा? चीन है। तीसरे स्थान पर जापान है। तो भारत का दूसरा स्थान है। लेकिन यह जो है स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी आप देखेंगे कि 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी वर्ष यदि देखा जाए तो विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम की थी। इसका मतलब वैश्विक स्तर से हमारे देश में प्रति व्यक्ति जो इस्पात की खपत है वह काफ़ी कम है। बच्चों, यहाँ पर उत्पादन दिया गया है, इसको आप जो है कि देख सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह से और किस वर्ष में इस्पात का उत्पादन हुआ है, कितना घटा है कितना बढ़ा है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन भारत में कुल मिलाकर 10 मुख्य संकलित उद्योग इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज हैं तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र भी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनी प्लांट होते हैं इनमें विद्युत भट्ठी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मिनी इस्पात के उद्योग संयंत्र हैं वे हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। लेकिन एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है और उसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने तक, उसे ढालने और उसे आकार देने तक का प्रत्येक क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से आपने यह भी जाना कि जो स्टील प्लांट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं या आपके देश में हैं। एक तो हो गया मिनी इस्पात उद्योग और दूसरा हो गया संकलित इस्पात उद्योग या संयंत्र। तो इसको आप जो है कि ध्यान से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको इस्पात निर्माण की प्रक्रिया भी बताई गई है। सबसे पहले कच्चे माल का परिवहन जो है कारखानों तक होता है। आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर कच्चे माल का परिवहन होता है कारखाने तक। फिर कारखाने में देखिए क्या होता है, लौह अयस्क को गलाया जाता है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल जो गंदगी है उसको हटाया जाता है और अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर तीसरी प्रक्रिया है तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिससे ढलवां लोहा तैयार होता है। फिर आप देखिए चौथी प्रक्रिया के अंतर्गत ढलवां लोहे को पुनः गलाया जाता है। तो पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा जो उसकी इम्प्योरिटी है, जो अशुद्धता है, उसको हटाई जाती है तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम ये सब अन्य धातुएं मिलाकर शुद्ध किया जाता है। और फिर इसके बाद अंतिम प्रक्रिया में लोहे धातु को आकार दिया जाता है जिसमें रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई की क्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये इस्पात निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। अब बच्चों आप मानचित्र पर देखिए कि आपके देश में 10 प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र कौन से हैं। आप इसको मानचित्र पर बहुत गौर से देखिएगा।
तो आप देखिए कि जो ये छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो है कि लोहा इस्पात उद्योग के संयंत्र संकेंद्रित हैं। तो क्यों हैं, इसका अभी मैं कारण बताऊंगा। इसके पहले थोड़ा सा आप फिर से इसको देख लीजिए कि कौन कौन से हैं आपके देश में। तो आप पश्चिम बंगाल में देखिए, सबसे पहले ये है दुर्गापुर, फिर बर्नपुर, दूसरा हो गया। झारखंड में आप देखिए तो बोकारो है और जमशेदपुर है। फिर इसके बाद उड़ीसा में देखिए तो राउरकेला, फिर छत्तीसगढ़ में देखिए तो भिलाई। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सेलम, कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर। तो ये कुल मिलाकर 10 आपको जानने हैं कि आपके देश के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे फिर से देख लीजिए। पहला जो है, जो आपको मैंने पश्चिम बंगाल से बताया था, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर पहला हो गया, बर्नपुर दूसरा। फिर इसके बाद जो है 2 प्रमुख ये झारखंड में हैं, एक है बोकारो, दूसरा है जमशेदपुर। और उड़ीसा में राउरकेला प्रमुख है, और छत्तीसगढ़ में भिलाई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और इसके बाद तमिलनाडु में सेलम, कर्नाटक में विजयनगर और भद्रावती। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3, 10। एक कुल मिलाकर 10 जो है कि आपके देश के प्रमुख जो लौह इस्पात संयंत्र हैं वो मानचित्र पर दिखाए गए। अब इसके बाद आपको यहाँ एक बात और समझनी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी जो उपक्रम हैं अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल SAIL सेल के माध्यम से ही बेचते हैं। फिर इसके बाद आप ये भी यहाँ पर समझिए कि 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था, लेकिन आज चीन हमसे आगे निकल गया है और आज चीन ही इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व में, और इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। आप याद करिए कि इसके उत्पादन यानी लोहा इस्पात के उत्पादन और इसकी खपत किसी भी देश के विकास का पैमाना होती है। अब इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। तो इसके कारण क्या हैं? तो इसका पहला कारण है कि इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए सबसे अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? इनमें लौह अयस्क की कम लागत का होना, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता का होना, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता का होना और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता का होना, ये जो है छोटा नागपुर के प्रदेश जो क्षेत्र है उसमें लौह इस्पात उद्योग के संकेंद्रण का कारण है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, इसके बावजूद भी भारत इसका पूर्ण जो संभाव्य विकास है, जो संभावित विकास है, वह अभी तक नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है? इसके भी 4 प्रमुख कारण हैं। इसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहला कारण क्या है? उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। दूसरा कारण कम श्रमिक उत्पादकता, यानी जो प्रोडक्टिविटी है श्रमिकों की वो भी कम है।
श्रमिकों की संख्या का श्रमिकों की उत्पादकता से कोई खास लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ हम उत्पादकता की आपको बात कर रहे हैं, श्रमिकों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा कारण है ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। और चौथा जो कारण है वह है अविकसित अवसंरचना, अनडेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 कारण हैं जिससे कि आज भी जितना विकास होना चाहिए आपके देश में उतना इस उद्योग का नहीं हुआ है। अब हम एक और भी बात कर लेते हैं कि हम भी उच्च कोटि का इस्पात तो उत्पादित कर सकते हैं यदि हम इन चारों जो उपरोक्त चीज़ें आपको बताई गई हैं, विकास की संभावनाएं अभी आपके देश में हैं, तो उच्च कोटि का इस्पात उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दूसरे देशों से हमें उच्च कोटि का इस्पात आयात करना पड़ता है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इस उद्योग को थोड़ा प्रोत्साहन जरूर मिला है, लेकिन अभी भी इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए आपके देश में अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बच्चों आप बार ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कि भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन का जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके देश में कितना उत्पादन होता है और चीन में कितना उत्पादन होता है। तो आप सबसे पहले देखिए जो 2014 का आंकड़ा है उसको पहले देख लीजिए। ये है भारत का उत्पादन 86.5 मिलियन टन। भारत का उत्पादन 2014 में 86.5 मिलियन टन था, जबकि चीन का उत्पादन 800, फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ पर ये भारत का है और चीन का आप देख सकते हैं कितना है, ये है 822.7 मिलियन टन। इसके बाद आप और भी देखिए 2015 का भी आंकड़ा है। भारत का उत्पादन 89 है तो चीन का 803.8 है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 2016 का भी है, 17 का भी आंकड़ा है और 18 का भी है। तो आज भी चीन हमसे जो है, हालांकि आपके भी देश में लौह इस्पात का जो उत्पादन है वो पहले की तुलना में बढ़ा है। 2018 में 106 मिलियन टन दिखाया जा रहा है, जबकि चीन का देखेंगे तो और ज़्यादा बढ़ गया है, 928.3 मिलियन टन हो गया है। तो यह जो है कि आंकड़े थे। अब इसके बाद आपको कल की कक्षा में एल्युमिनियम प्रगलन के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और सभी बच्चे जो है कि इसको अच्छे से नोट्स बनाएं और जो गृह कार्य है उसको पूर्ण करें।